बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का आगाज हो गया है। मंडे मॉर्निंग है। यूजुअली मंडे मॉर्निंग हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं होती, और लास्ट जो है हमने 25 ऑफ दिसंबर कायद आजम डे भी मनाया, क्रिसमस भी मनाया हमारे मसीह भाइयों ने। हम सब उनको दिल से जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उनके त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाए गए पाकिस्तान में। और इसी के साथ साथ जनाब आज जो है जब बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, बच्चे वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर माएँ जो है जब नाश्ता बनाने जाती हैं तो एन उस वक्त पर नाश्ता बनाने के टाइम पर जो है वो गैस गायब हो जाता है। ये गैस की वो लोड शेडिंग है जिससे आलमी मसला मैं कहना चाहूंगी पाकिस्तान का, इससे हर खवातीन जूझ रही है, मर्द हजरात भी जूझ रहे हैं, क्योंकि जब वो बेचारे नहाने के लिए खड़े होते हैं पानी नहीं होता गर्म, वो परेशान होते हैं कि अब हम करें क्या। माइक्रोवेव का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे या कैटल का भी इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उससे बिजली का बिल आएगा। तो हम हर जगह पे पाकिस्तानी जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और ये जो एक और परेशानी आज से जो है वो, अगर गुलशन इकबाल के रोड की मैं बात करूं, नेशनल स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, उसके अतराफ में क्रिकेट मैच जो आज होने जा रहा है, टेस्ट मैच कराची और कराची में हो रहा है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच है आज से। जो है वो सब जो है वो खुश क्रिकेट शायकीन के लिए खुशी की खबर है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जो उनको क्रिकेट ऐसा पसंद नहीं है, और टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हमारा, लेकिन उससे जो है परेशानी होगी, ट्रैफिक के मसाइल होंगे, लेकिन हम उन सब से भी जूझ लेंगे क्योंकि हमें आदत है। हम पाकिस्तान है, बहसियत कौम हम एक बहुत मजबूत कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ समसम साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन आबाद एसआर है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनका ताल्लुक है, चेयरमैन हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपको मैं मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहती हूँ। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, शाहिद कुरैशी साहब जो कि फाउंडर नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद भाई आप खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। खुश आमदीद कहती हूँ आपको भी मुस्कुराती सुबह में। आपका जिक्र बहुत किया करती थी मैं, आपसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात कभी नहीं हो पाई थी, लेकिन देखें जब डेस्टिनी जो होती है वो इस तरह से आपको मिला देती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात करते हैं, बाकायदा आगाज करती हूँ। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, माशी और इक्तिसादी सरगर्मियों पर लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल की किस तरह से नजरअंदाज हो रही है, जरा इस बारे में रोशनी डालिएगा। देखिए, हम तो पर्टिकुलरली एक सेक्टर की बात हमेशा करते हैं क्योंकि हमारा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आबाद भी है, कराची चैम्बर भी है, तो जो हालात अभी 2013 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि 2013 तक बड़े कराची की जब मैं बात करूँ तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की, और फिर उसके बाद 14 से जब रद्दुल फसाद शुरू हुआ, फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किए तो बहुत अच्छा, यानी हम तो इसलिए विटनेस हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास कंप्लेन होती हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनके हवाले से, भत्तों की हो गई या कोई एक्सटॉर्शन की हो गई, या मुख्तलिफ जो भी विक्टिम बनते थे हमारे जो इंडस्ट्री के लोग, तो वो ना होने के बराबर थी 2014 के बाद। यानी अगर 100 का इंडेक्स होता, यानी 100 प्लस होती तो उसके बाद वो 2-4 पे आ गई थी। ओके। लेकिन बदकिस्मती से अब आज की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। इतना नहीं है जो 2013 से पहले था, उस वक्त ऑर्गेनाइज था, इस वक्त ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, जैसे कि आपने कहा, तो वो बहुत ज़्यादा हम इंडस्ट्री की जब अपनी बात करते हैं तो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम राब्ते में हैं, जो भी पुलिस की जो 3 DIGs होते हैं ऑपरेशन के, उनसे हमारा एक फोकल सिस्टम का रब्ता होता है एज ए आबाद कन्वीनियर लॉ एंड ऑर्डर। मैं अभी लॉ एंड ऑर्डर का उस पोर्टफोलियो को देखता हूँ, तो अभी जो हालात हैं मैं समझता हूँ कि एक तो जो हम समझते हैं कि जो माशी हालात हैं मुल्क के, आपको पता है कि महंगाई ऑलमोस्ट डबल हो गई है साल 1.5 साल की मैं बात करूं, तो वो फैक्टर सबसे बड़ा है। लेकिन इसी फैक्टर का फायदा उठाते हुए वो लोग जिनको रोका गया था या जिनको जो विल दिखाई थी फोर्सेस ने, वो फिर एक्टिव हो गए। हम फोर्सेस को भी हम बता रहे हैं, जो भी हमारे जो कंसर्न जो इदारे हैं उनको भी हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं आपको बताऊं कि अभी कराची में ये फिर से उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है, और फिर से जो है वो हालात थोड़ा
लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है कंप्लेनें बढ़ती जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के माशी हालात हैं और इंटरनेशनली है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से बेयकीनी है लोगों में, तो वो मैं समझता हूँ कि उसका भी सबसे बड़ा विक्टिम, अगर हम बात करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा विक्टिम जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो सबसे पहला जो होता है विक्टिम वो रियल एस्टेट सेक्टर होता है जी। ये कॉमन है, आप अपने इतराफ में देख लें, अगर आपके इलाके में जहाँ आप रहते हो या जो इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो आप नोट करें कि वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। बाकी चीज़ें, आटा तो बाद में सस्ता है, आटा तो महंगा होता है उस लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन प्रॉपर्टी या हमारी जो सनत है उसको बड़ा हिट करती है ये सारी चीजें। प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती हैं। आसिफ भाई सही कह रहे हैं, बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बढ़ते हैं हम शाहिद भाई की जानिब। शाहिद भाई से जानते हैं, शाहिद भाई हमें बताएगा नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर के बारे में। जी, नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर जो है वो 2013 से काम कर रहा है। बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट था और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इंसान को अपग्रेड होना चाहिए वक्त के साथ साथ। तो लैंग्वेज के बाद बेसिकली लैंग्वेज इंस्टीट्यूट काफ़ी टाइम तक हमने इसको चलाया और बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए और कोर्सेज करने के बाद जो है मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा है, ट्रेनिंग कोर्सेज लाइक पब्लिक स्पीकिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस थे, तो मैं क्यों ना लोगों को सिखाऊं। ठीक है। तो वहाँ फिर ये है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए। बेसिकली क्या, इट वाज द पैशन, एक पैशन के तहत करा था क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो पैशन था और सारी चीज़ें चल रही थी। वो पैशन जो है वो प्रोफेशन बन गया। ठीक है, तो मैंने बस प्लान किया कि मैंने जो सीखा है ना वो सिखाना है लोगों को। तो ऑलमोस्ट 200 सेशंस का मैंने टारगेट सेट किया और मुझे किसी ने एक टारगेट दिया कि आपने 200 सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं करने। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि बेसिकली बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, 2000, 2500, 5000। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट लें और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट लिया। स्कूल्स में सेशंस ऑर्गेनाइज किए, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, एक फीडबैक मिला कि हाँ हम मार्केट में चल सकते हैं। तो वो 200 सेशंस समझ लें कि कंप्लीट हुए नहीं थे, तो अल्लाह का शुक्र है ये पैशन प्रोफेशन बन गया। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस क्लियर होता है, ठीक है, तो पैशन तो ऑटोमेटिक जो है, पर्पस और पैशन का दोनों का एक ताल्लुक है। अगर वो अलाइन होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशन बन जाएगा। तो लैंग्वेज से हम ट्रेनिंग की तरफ आए, ट्रेनिंग फिर जो है ट्रेनिंग के साथ साथ सेशंस करते रहे और उसके बाद इस तमाम चीज़ को हमने चेंज कर दिया इवेंट मैनेजमेंट पे। अब मैं जो है किरत, नाट, डिबेट और मुख्तलिफ कैलीग्राफी कंपटीशन, ब्रांड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, वुमेन ऑफ वर्थ कॉन्फ्रेंस जो है मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे मैरियट होटल हो गया और होटल मेहरान हो गया, यहाँ हम ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के अंदर जो है वो मैंने 550 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। एंड इनिशियली जो काम था बहुत मुश्किल था। जैसे अगर मैं कहूँ 2016 से प्रॉपरली मैंने 2013 से 2016 तक लर्निंग की अपनी और एजुकेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद मैंने सिखाने का अमल शुरू किया। 2016 में मैंने सिर्फ जो है 7 इवेंट्स किए टोटल पूरे साल में। 2017 में मैंने किए 8, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और 2018 में हो गए ये 22, तो ये बनते हैं 37। तो ये 3 साल अलग हैं। यानी मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नो डाउट, डिटर्मिनेशन, आप डट जाएं, डट के काम करें, लोग आप पर हंसेंगे भी, आपकी मजाक भी उड़ाएंगे और जो है वो आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आपने डटकर काम करना है। कॉन्फिडेंस तो वक्त के साथ साथ आता रहेगा। नॉलेज थी, स्किल्स को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव किया, सोसाइटी को सर्व किया, बिल्ड किया और उसके नतीजे में पैशन प्रोफेशन बना, लेकिन पर्पस क्लियर था कि सोसाइटी को डेवलप करना है। ठीक है, तो वो 37 जो सेशंस थे वो एक तरफ और फिर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 125 और 130 और 150 तक हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ऐसा भी हुआ कि सुबह भी एक इवेंट है, दोपहर में भी एक इवेंट है और एक शाम में भी इवेंट है। मैं एज अ ट्रेनर मैं कहीं जाता था पब्लिक स्पीकिंग के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए, या मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर फिर जाहिर सी बात है इन्विटेशन आने लगे, तो वहाँ पे भी मैं एज अ स्पीकर जाने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईयर्स में 550 इवेंट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह और 22 सिग्नेचर इवेंट्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं, यानी किरत, नाट, डिबेट, ब्रांड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस, वुमेन ऑफ वर्थ कॉन्फ्रेंस, कैलीग्राफी कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन की बात करूंगा कि रिसेंटली हमने 3 मंथ्स में
कुकिंग सेगमेंट पे काम किया। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं इनोवेटिव हूँ, नए नए एरियाज पे काम करना पसंद करता हूँ। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, बस ये कि सोचा कि कुकिंग पे काम किया जाना चाहिए। तो कुकिंग सेगमेंट जैसे ही मैंने अनाउंस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे मिल गए मुझे सपोर्टिव, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो बेसिकली उसमें हमारा मकसद ये था कि हमने जो होम शेफ हैं उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे लेकर आना है। और बस मेरी थीम ये थी कि मैं रजिस्ट्रेशन जो लूंगा वो 15 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस नहीं लूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी दूंगा, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स को हम मेडल्स भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी देंगे और उनको हाईलाइट भी करेंगे, मीडिया कवरेज भी उनकी होगी। तो पहला इवेंट हमारा 2 अक्टूबर को था, उसके बाद 30 अक्टूबर को, 13 नवंबर को, फिर हमने चौथा सीजन हैदराबाद में किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। 5वां सीजन अभी हमने रिसेंटली किया है, जो है हमारा जो है वो लाल किला में था 22 दिसंबर को। और जो छठा सीजन है आपका, और छठा सीजन जो है वो बहुत ही माशाल्लाह से इसी सेट पर होगा, मेट्रो पे होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और कल है और 10 लोग उसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और वो इवेंट तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो 3 महीने में हमने इसके 6 सीजन कंप्लीट किए और इंशाल्लाह 2023 तक 25 सीजन का टारगेट है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ हाईलाइट होना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। रीजनेबल फी है और इसमें हम आपको मीडिया कवरेज और दीगर सहूलियात जो है वो फराहम करेंगे। तो बेसिकली ये सीजन जो है वो बिल्कुल एक यूनिक है कि इतने कम टाइम में 3 मंथ्स के अंदर हम चैनल पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इसमें मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर साहिर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने, मंसूर साहिर साहब का, उन्होंने इनवाइट किया। तो माशाल्लाह से कल का इवेंट इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा होगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह के 6 इवेंट्स सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कर लिए। और सिर्फ ये 6 इवेंट नहीं हुए बल्कि इसके अलावा बहुत सारे इवेंट हुए, तकरीबन महीने के हमारे तकरीबन 6 इवेंट हैं। और कितनी ज्यादा खवातीन को आपने एक नई जिंदगी में एक ऐसी राह दिखाई होगी जो घर में खाना बनाती थी और ये सोचती थी कि यार मेरी स्किल्स जो है वो वेस्ट हो रही है, मैं घर में खाना बनाती रहती हूँ, मुझे कुछ जिंदगी में कुछ करने के लिए चाहिए। तो आपने जो है उनकी राह हमवार की, आपने बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन भी मिली जी। और उनको एक जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट, उनको सर्टिफिकेट मिला, उनका पोर्टफोलियो बना, वो हाईलाइट हुए पिक्चर्स के जरिए, वीडियोज के जरिए। तो 90 लोगों को हमने मौका दिया इन 3 महीने में। माशाल्लाह। शाहिद भाई बात कंटिन्यू करेंगे, बढ़ते हैं आसिफ भाई की जानिब। आसिफ भाई मुझे बताइएगा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। हमारे मुल्क में अभी हालात हाजिरा में जो सिचुएशन चल रही है वो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब ये बात कर रहे थे कि मुल्क हमारा वेंटिलेटर पे है। अब अल्लाह माफ करे कि क्या सिचुएशन है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर हम ये बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, अब जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की जो सूरत हाल है उसकी क्या मतलब, उसमें जरा रोशनी डालिए, क्या हालात है? देखिए, ये रूमर्स जो आपने बात की, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी मुल्क को। तो मेरा ये यकीन है, ये मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत हमेशा करता था और हमेशा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना मायूस होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेक हमारा होता है, क्योंकि कोई एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपको पता है मिलियंस में ये सारी चीजें जाती हैं। तो हम हमेशा से पुरुमीद रहते हैं। अब जैसे कि आज डॉलर की बात करते हैं कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई, लेकिन आप देखेंगे प्रॉपर्टी आपको उसी वैल्यू में, जो डॉलर बढ़ने से पहले वैल्यू थी उसी वैल्यू में है। हाँ, अलबत्ता ये चेंज जो भी आया वो ये आया कि आज रेट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट वो भी डबल हो गया है। उसकी वजह ये है कि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, मतलब एक चीज़ अगर आप यूँ सोचे कि सरिया आज 2,18,000 20,000 पे आज का तकरीबन सीमेंट की एक बोरी भी आई थिंक पहले कोई 600 की थी, अब 1200-1300 डबल। और मैंने कहा ऑलमोस्ट, सारी की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट डबल है। तो देखें कॉस्ट बढ़ गई है और ऑलमोस्ट डबल हो गई है। मगर मैं अपनी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम इसी शहर में काम कर रहे हैं, हम इसी मुल्क में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी शहर में, इसी मुल्क में काम करेंगे। हम समझते हैं कि हम हमेशा से डिस्करेज करते हैं कि जो हम आज हैं या जिस भी पोजीशन में है वो इस मुल्क की वजह से हैं। बिल्कुल। तो आज ये तकाजा है वक्त का कि हम इस मुल्क का साथ दें। हम ये ना सोचें कि जी, हम सुनते हैं अक्सर कोई ना कोई हमें कहता है कि जी फलां जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो शिफ्ट हो गए, या हम कहते हैं हमने तो इसी ज़मीन पे काम करना है, इसी ज़मीन पे काम करेंगे और उम्मीद ना तोड़ी है। और हम हमेशा जब भी बात होती है हमारे सेक्टर में तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। 2023 का जब जनवरी शुरू होगा तो इंशाल्लाह फिर चेंज देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि लोगों का
जो अभी हालात हैं, मैं अभी 6-8 माह से हमारा सेक्टर आप यूं समझें कि बिल्कुल ही डाउन पे जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जब रोमर्स चलती हैं तो लोग डॉलर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट या डॉलर्स बाई करना शुरू करते हैं। फिर अगर किसी को डॉलर्स नहीं उसकी अप्रोच होती है, वो नहीं कर सकता, तो वो गोल्ड बाई कर लेता है। तो ये दो फैक्टर अभी बहुत ऑन है हमारे इस मुल्क की बात करूं या स्पेशली कराची की, तो ये दो फैक्टर ऑन है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई पता नहीं कि कब जो है ना ये जो एक क्रिएशन है जो की गई है, मैं तो मुल्क दुश्मनी समझता हूं उसको कि इस तरह की बात करना मुल्क के लिए। तो जब ये टूटेगा तो गोल्ड भी नीचे आएगा, डॉलर भी नीचे आएगा इंशाल्लाह। और जो रियल एस्टेट है, हम कहते ही इसको इसलिए रियल एस्टेट है कि आपको मैं यूं कह दूं कि जब आप छोटे थे या मैं छोटा था जब, तो उस वक्त की वो प्राइस जहां मैं रहता हूं और आज की वो प्राइस जहां मैं रहता हूं, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा मार्जिन या इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई सेक्टर हो सकता है। बिल्कुल। तो हम हमेशा से पुरुमीद हैं और हम कहते हैं हमेशा कि भाई अपने मुल्क के साथ वफादारी करनी है, अपने मुल्क के साथ रहना है। यही हमारी आज भी इन हालात में भी ये कोशिश है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम अपने सेक्टर में लाएं, जो कि बहुत बुरे तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत बुरे तरीके से मुतासिर है। ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा 40% जो इन्वेस्टर होता है या बायर होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है। तो आज जब डिफरेंस जब बढ़ जाता है ना, जब आप बैंक से उसको 220, 22 या 25 रुपए देते हैं डॉलर का, और ओपन मार्केट में उसको जो हुंडी के जिसको हम कहते हैं उसमें उसको 250, 255 रुपए मिलते हैं, तो वो फिर बैंकिंग सेक्टर वो यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी भी मेहनत की कमाई है। वो सोचता है कि बड़ी मेहनत से मैंने कमाया तो मुझे पूरा मुआवजा मिले। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हिट कर रही हैं, हमारे सेक्टर को भी हिट कर रही हैं, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा जो रिजर्व होता है उसको भी हिट कर रही हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हम पुरुमीद हैं, ना उम्मीद नहीं है। और आसिफ भाई की बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया। नाजरीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह में अब वक्त हुआ जाता है एक ऐसे सिंगर का, जब भी मैं इनका जिक्र करती हूं तो लोग जो है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब ये परफॉर्मेंस करते हैं, इनके लटके झटके ठुमके और इनका गाना इतना लाजवाब होता है। तो बढ़ते हैं ऐसे खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आइए और छा जाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऐसे खान साहब, जबरदस्त, मजा आ गया। आप लोगों ने एंजॉय किया? आसिफ भाई, शाहिद भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज, मजा आया आप लोगों को? इनकी डांसिंग मूव्स एंजॉय किया आप लोगों ने? मैं तो वही कर रहा था, वही एंजॉय कर रहा था। मैं यही देख रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो डांसिंग मूव एंजॉय कर रहे हैं। भाई ऐसे खान साहब की परफॉर्मेंस ऐसी होती है, मतलब मेरे लिए तो ये एनर्जी का वो बूस्टअप डोज होते हैं कि ये आते हैं तो मैं माशाल्लाह फुल एनर्जी में आ जाती हूँ, एनर्जाइज हो जाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, बात हम कंटिन्यू कर रहे थे आसिफ भाई आपसे कि मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी वजह से प्रॉपर्टी पे और रियल एस्टेट सेक्टर पे असरअंदाज होती है ये सूरत हाल, तो इससे किस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है बेहतरी कब आएगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस जो अभी जो चल रहा है, ये स्पेल जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा है इस वक्त मुतासिर। ठीक है। और लेकिन साथ ही आप देखें कि आज मतलब आज भी देखें या कंटिन्यू आप एक माह का जब पोर्टफोलियो उठाएं हमारे डेवलपर्स का, तो रोज़ाना की बुनियाद पे एक प्रोजेक्ट आता है जी। तो ये हम कहते हैं ये उम्मीद है। बिल्कुल। हम इसलिए कहते हैं कि हम नाउम्मीद नहीं है, इसलिए कि देखें हाउसिंग की जो नीड है, हम हमेशा कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। और जब हम इतने ज्यादा घरों की बात करते हैं तो देखें कंजम्पशन तो रियल है ना, हमारे पास रियल कंजम्पशन है। ये अलग बात है कि बाइंग पावर लोगों का टूट गया है, लोग फिल्टर हो गए हैं। वो लोग जो अपनी कुछ बचत कर लिया करते थे आज से 2 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक, वो काफ़ी लोग फिल्टर हो चुके हैं और अब बड़ा मुश्किल हो गया है। मगर मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी ये वक्त है कि आज हम हमेशा इस तरह की हालात जब होते हैं ना, तो हमारे में ये कहा जाता है, हमारे बड़े सिखाते हैं कि बाइंग का टाइम है, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल होती है और लोग चाह रहे होते हैं कि कोई भी तरीके से जिनको नीड होती है वो सेल करें। तो हमें
ये वो टाइम हम गिनते हैं हमेशा कि जी हमें बाइंग करनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेटों में नहीं बिकती है तो इस टाइम पे आप बाइंग करें, अगर आपके पास कैपेसिटी है, बजाय इसके कि आप डॉलर की तरफ जाएं, गोल्ड की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए रियलिस्टिक क्या है, हम हमेशा, हमारी एक बात होती है कि लोग कभी हमें कहते हैं कि जी प्लॉट, जैसे मैं अपना एक तजर्बा बताऊं कि एक प्लॉट लेते हैं, उसको 4 साल अप्रोक्सीमेटली अप्रूवल के साथ लगते हैं उसको बनने में, कंप्लीशन में। तो जब वो जो मार्जिन होता है जो हमें मिलना होता है या एक उम्मीद होती है, तो उससे ज्यादा महंगा तो प्लॉट होता है जी। तो लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ भी ना करते तो 4 साल के बाद ये प्लॉट 5 साल के बाद आपको जो है वो इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको अर्न हो जाता। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए हम नहीं करते कि ये 72 इंडस्ट्री, हम इन जनरल कहते हैं 40 इंडस्ट्री बेसिक हैं जो मतलब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम सब यही करें कि हम प्लॉट लेके प्लॉट बेचें तो ये शहर में रोजगार, हम हमेशा 1000 गज का प्लॉट कोई अगर बायलॉज पे जो एग्जिस्ट करते हैं कोई तामीर करता है तो कम ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग जो है वो आपके पास उनको रोजगार मिलता है 2 से 3 साल के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम उस तरफ जाएंगे तो ये रोजगार बंद हो जाएगा। फिर जो मटेरियल हम यूज करते हैं 60% मटेरियल जो नॉर्मल तामीरात होती हैं आम जगहों पे, वो लोकल इंडस्ट्री से हम बाई करते हैं। फिर जब लोकल इंडस्ट्री चलती है तो उनमें लाखों लोग हैं जिनका सर्कल चलता है, जिनका रोजगार चलता है। तो हमारा तो हमेशा से ये एम है कि ठीक है जी 4 साल के बाद 6 साल के बाद प्लॉट में ज्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम यही करेंगे जो हम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि मैंने कहा कि अब 2023 शुरू होने वाला, जब 2022 जब शुरू हो रहा था उस वक्त आपको याद होगा कोविड ने पिछले 2 साल बड़ा हिट किया था, पूरे दुनिया को हिट किया था। लेकिन हमारे जो शहर है, हम लोग चूंकि इकोनॉमी हमारी कमजोर है तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि 2022 में जो है उम्मीदें हमने पूरी लगा के रखी हैं। और इस तरह इंशाल्लाह जैसे अभी आपने इतनी ये सारी चीजें दिखाई तो ये डिस्ट्रेस में नहीं होती, टेंशन में नहीं होती, ये उम्मीद के साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह 2023 इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है शुरू के 2-3 माह हमको जो है थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि रियल कंजम्पशन है, लोगों की नीड है, लोग घर लेना चाहते हैं, लोग घर बनाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में इस हवाले से कोई मुश्किल आ सकती है हमारे सेक्टर में। ये ज़रूर है कि चूँकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है तो अब वो लोगों को मैंने देखा है जो पहले गुलशन इकबाल में बिल्कुल। आसिफ भाई इंतहाई तौर पे एक पॉजिटिव इंसान है और इनकी बातों से जो ना वो हमें हौसला मिल रहा है। मतलब हमें ये हो रहा है कि हाँ, जब चीजें इतनी हमें दिख रही हैं कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से जो है वो हमें हौसला अफजाई हो रही है। आसिफ भाई बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलेंगे कहाँ पर, आपको पता है किचन की दुनिया का टाइम हो गया है, तो किचन की जानिब बढ़ते हैं जनाब। आज हमारे साथ मौजूद है शेफ वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज बहुत प्यारी लग रही है वजीहा। थैंक यू। वेरी नाइस हेयर स्टाइल। और आज आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ फ्राई कबाब। वाओ, फ्राई कबाब। नाज़रीन, आज हमारे शो में लाइव फ्राई कबाब बनने जा रहे हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार है? मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें बारीक कीमा चाहिए। ठीक है, सही है। उसके लिए हमें ये कबाब चीनी होती है, काली मिर्च जैसी होती है, इसे हम पाउडर बना के डालेंगे। ठीक है। फ्राई प्याज चाहिए इसके लिए हमें। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये कच्चा पपीता। ओके। और मसालों में हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला घर का। ठीक है, घर का होना चाहिए। घर का, मैंने घर में पीसा हुआ है क्योंकि बाहर वाला अच्छा नहीं लगता। जी 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 जी। ओके, वेरी गुड। ये हम इसमें मैरिनेट करेंगे। ठीक है। और फिर हम इसे पूरा कुक करेंगे और फिर एंड में हम धुनी देंगे। डन है, वेरी गुड। मैं आपको दिखा इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने लज्जत से भरपूर फ्राई कबाब बन जाएंगे तैयार। अच्छा, कितने हम स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते करते फिर हम बातें भी करते रहेंगे, कुछ गप्पे भी लड़ेंगे सहेलियों के। वेरी गुड। ये हमने डाल दिया इसमें लहसुन का पेस्ट। ठीक है। ये हम डाल रहे हैं इसमें फ्राई प्याज। फ्राई प्याज है इसमें 3 टेबल स्पून। ठीक है। ये तकरीबन आधा किलो कीमा है। ठीक है। हम इसमें 3 टेबल स्पून फ्राई प्याज डाल रहे हैं। वेरी गुड। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, नमक। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, हल्दी, नमक और वो गरम मसाला जो कि घर का है, मतलब ½ टीस्पून गरम मसाला है। ठीक है, पूरा हमने डाल दिया इसमें। ठीक है। 2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्चें डाल रहे हैं। ओके। ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी ½ टीस्पून। ठीक है।
ओके, और हम इसमें डाल रहे हैं हम नमक। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं भी इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि डल सकता है, निकल नहीं सकता। निकल नहीं सकता, बिल्कुल। हस्बी जायका जो है वो आपको जितना पसंद हो नमक उस हिसाब से। अब ये देखिए, मैं इसमें कूटूंगी कबाब चीनी और ये कच्चा पपीता। वाह, ठीक है, फ्रेश कच्चा पपीता जो है हमारा, हम इसकी जगह जो है कचरी पाउडर यूज कर सकते हैं। फ्लेवर चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है क्योंकि वो एक मतलब दूसरा पाउडर उन्होंने मतलब आर्टिफिशियल बना हुआ है वो, उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है। कच्चे पपीते से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और बहुत डिफरेंट होगा ये। ओके, वेरी गुड। मतलब वजीहा तो है ना, आज सब जो है ना औरतों की, हमारी जो आंटी है उनकी फेमस हो जाएंगी, मतलब उनकी जो फेवरेट हो जाएंगी कि वो जो है वो मूसल से जो है वो कहते हैं ना आवन दस्ता, उससे कूट रही हैं। और घर के मसाले की उन्होंने बात की कि घर का मसाला ज्यादा जरूरी है। मतलब हमारी दादी नानियां और हमारी आंटियां जो है ना वो सख्त खिलाफ होती है पैकेट के मसालों की, बिल्कुल, और एंटी हो जाती है। वो कहती है नहीं, तो ऐसी बहू देखें, आपको वजिया जैसी बहू कहाँ मिलेगी। मतलब ये वजिया देखो, शादी का भी तुम्हारा मैं सीन ऑन करवा रही हूँ। नहीं, वो हुई भी है। उसकी जरूरत नहीं है, वो शुक्र है बहुत अच्छी हुई है। ओके, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। तो फिर आंटियां सॉरी आप लोगों के लिए, नहीं वजिया ने कैंसिल कर दिया, वो क्या वजिया, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कचरी, उसकी कबाब चीनी कहते हैं इसे। अब बिल्कुल इसे देख लो, बिल्कुल काली मिर्चों जैसी है। मैं दिखा देती हूँ, कैमरा दिखा भी दे। बिल्कुल ये जो ना काली मिर्चों जैसी होती है, पर ये कबाब चीनी होती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इजीली मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है हर पंसारी की दुकान से। ओके, और आप इसमें कूट के डालोगे ना, फ्लेवर बहुत चेंज होता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है हर चीज का, क्योंकि फ्रेश होता है, ताजा होता है, इसलिए खुशबू से भरपूर हो जाएंगे हमारे कबाब। हाँ, वेरी गुड। हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें पीस के डालेंगे। ठीक है, ठीक है। कबाब चीनी, ओके। मैंने पहली बार ये नाम सुना। ये मेरे घर वाले भी कहते हैं तुम नई नई चीजें लेकर आती हो, बताती हो। वाव, ये हमने इसमें कूट के डाल दिया। अब हम इसे कर देंगे मिक्स। वेरी गुड। और इसे अगर आपने खुद घर में बनाना है ना, तो आप इसे ना रात में मैरिनेट करके रखें। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसे फौरी कुक करेंगे। ठीक है। और ये प्याज बिल्कुल घुलसी जाएगी, और फिर हम इसमें धुनी देंगे तो लगेगा जैसे अभी बारबेक्यू हुआ है। मैं दिखाऊंगी। भाई वाह, अभी बारबेक्यू हुआ है। ये तो जबरदस्त हो गया, मजा आ गया। मतलब आज हमारे सेट पे बनने जा रहे हैं कबाब, फ्राई कबाब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, खवातीन आप भी एक्साइटेड हैं, तो पूरी रेसिपी फॉलो करें और बनाएं आज वजिया। और मैं ये भी आपको बताती हूँ, ये सिर्फ ना कराची में बंस रोड पे मिलते हैं। ओके, वेरी गुड। और कहीं नहीं मिलते, और कहीं नहीं मिलते। मतलब उन्होंने ब्रांड नेम भी जो है वो उसको छुपा लिया और उन्होंने बता भी दिया कि ये बंस रोड पे मिलते हैं, सिर्फ वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ये हमने ऑयल लिया, ऑयल में हमने ये डाल दिया। ठीक है। अब ये हम इसे इसमें पानी डाल के कुक होने छोड़ देंगे बस। ठीक है। कितनी देर में बन जाते हैं ये हार्डली 30 मिनट्स में रेडी होता है, क्योंकि कीमा है ना, कीमा हमने बारीक कीमा निकाला है। वेरी गुड। वेरी नाइस। अभी हमने रख दिया, इसको हम कवर कर देते हैं, कुछ भी ढक्कन अभी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और ये जब हम 15 मिनट्स में हैं तो ढकने के बाद जो है वो बहुत अच्छे से जो है खाना बन जाता है, तेजी पक जाता है, इजी पक जाता है। ये अब मैं ना इसको भी से वो रखने देंगे। हाँ, एंड में धुनी देंगे जब ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ताकि इजी रहे और जल्दी सब हो जाए, इजी टू कुक हो जाए। भाई जनाब, वजिया की तो रेसिपी बहुत जबरदस्त है और बहुत मिनटों सेकंडों वाली है, जल्दी से झटपट स्टार्ट हो जाएगी और फिर झटपट हम इसमें एंड में मक्खन भी डालेंगे, तभी ये फ्राई होंगे। अरे वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, अब बढ़ते हैं शाहिद वजिया, आप बनाओ, हम थोड़ा सा शाहिद भाई से बात करते हैं, फिर आपकी जानिब आएंगे। शाहिद भाई, कल जो होने वाला है कुकिंग कंपटीशन, आपने ये बात छेड़ दी है तो मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी जो है वो बहक के बाहर आ रही है, तो जरा उसके बारे में बताइए, कल क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हो रही है कुकिंग कॉम्पिटिशन, कितनी कंटेस्टेंट्स होंगी, थोड़ा सा नाज़रीन को, लेकिन ये कि सरप्राइज के साथ कुछ चीजें छुपानी है, कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, चले ओवर टू यू शाहिद भाई। ऑलमोस्ट 10 लोग होंगे उस कंपटीशन के अंदर, है? और 3 पोजीशंस होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होगी। हाँ। उसके अंदर, और इंशाल्लाह जब ऑन सेट होगा और चीजें 1 बाय 1 जो है वो लाइनअप होंगी, उसमें एक एक करके लोग आते रहेंगे और अपनी जो कुक्ड होगा वो बेसिकली लोग बना कर लेकर आएंगे कोई भी एक चीज। ओके, तो कल बहुत सारा खाना होगा यहाँ।
खाने के लिए। ओके ठीक है, तो ये है कि इंशाल्लाह मंसूर साहिल भाई तो फिर पैक करा के ले जाएंगे, बस वो कुछ आप ले जाइएगा। अच्छा मतलब ये अच्छा सीन है। मंसूर भाई देखिए आप सुन लें, वो कह रहे हैं शायद भाई कि कुछ आप ले जाएगा कुछ मंसूर भाई ले जाए, नहीं कोई मसला नहीं है, उनकी अथॉरिटी होगी, वो जिस तरह से मैनेज करें। लेकिन खाना कल हमारे सेट पर बहुत होगा, डिफरेंट रेसिपीज होंगी और लोग खाना बनाकर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट होगा इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट प्लान्स आपके क्या हैं? चलिए ये तो कल इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। ये कितने दिन चलेगा कुकिंग कंपटीशन? ये तो एक दिन ही चलेगा फिलहाल, अभी आगे फिर और लाइनअप करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल अभी ये कल एक दिन चलेगा। ओके, एक दिन ही चलेगा। इसमें 10 में से 3 पोजीशंस होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्रू जजमेंट। ओके, जजेस आएंगे, टेस्ट करेंगे क्रिएटिविटी, नीटनेस और क्लीनलीनेस, इन तमाम चीज़ों को देख के सफाई वगैरह, प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे रेसिपी से रिलेटेड, और फिर वो जज करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तमाम लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और शील्ड्स दी जाएंगी। वाओ। नेक्स्ट प्लान ये है कि इंशाल्लाह हमारा सीजन 7 जो है, अब हम इस पूरे ट्रेंड को स्कूल में भी लेकर आ रहे हैं। वाओ, दैट्स वेरी गुड। स्कूल के बच्चे, क्योंकि ऐसी बात है, लोग एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन स्किल सेट अगर ना हो, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख कर भी ऐसे काम करने हैं जिससे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है। Exactly. क्यों ना अब उन्हें स्कूल लाइफ से ही वो वेंचर देना शुरू करें जिससे वो आगे जाके अर्निंग करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे तो ये 8, 9, 10 के बच्चों के लिए हमने एक अनाउंस किया है। इंशाल्लाह 14 जनवरी को होगा दी नाइस स्कूल के अंदर। उसके फाउंडर हैं एम शुएब GH और उसके डायरेक्टर है फैजान वास्ती। उनके साथ हम एक कोलैबोरेशन में एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें स्कूल के बच्चे, बल्कि पूरे कराची के स्कूल के बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शाहिद भाई मैं चाहती हूँ कि अभी जो हमारी प्यारी सी सहेली ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनकी तरफ भी तो आपका ध्यान मुतवज्जा कराएं, आपकी मुलाकात कराते हैं शेफ सारा फरहान से। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सारा? वेरी नाइस, लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे एज यूजुअल माशाल्लाह। आप हमेशा प्यारी लगती हैं। क्या मसरूफियात हैं? मुझे लगता है ट्रैफिक ने आपको भी जो है आज तंग किया। बिल्कुल ऐसा ही है और डेफिनेटली वो ट्रैफिक इतना ह्यूज, और पहले तो मैं देख के घबरा गई कि मैंने पहुंचना है साइड पे और टाइम से पहुंचना है। तो पंक्चुअलिटी आपको पता है कि एग्जैक्टली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह। अच्छा, हैंड माइक आपके पास रखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, आप हैंड माइक पे बोले ताकि हमें आवाज आए। हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हैंड माइक पे बताएं। हाँ बताएं, आपको ट्रैफिक ने, मैं दोबारा से अपना सवाल रिपीट करती हूँ सारा आपकी मोहब्बत में, आपने ट्रैफिक ने आपको कितना मुतासिर किया और कितना डिस्टर्ब किया आज आने में? डेफिनेटली ये तो आप कहना है कि अब लाइफ का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया ये वाला ना, तो हमें बड़ा सिक्योर तरीके से अपने आप को जो है वो लेके चलना चाहिए। और ये तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको जो है ना बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अब हर कोई जानता है ऑलमोस्ट कि ट्रैफिक से आपको बचना है। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे सेट के अतराफ में तो नेशनल स्टेडियम की वजह से जो हालात होते हैं, जो कि आज से मैच स्टार्ट है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सब ने मिलके फेस करनी है, वो तो हमारे पास जब भी मैचेस होते हैं तो हम यही बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे गेस्ट नहीं आए, अल्लाह क्या होगा। क्योंकि मैच की वजह से जो हम लोग पब्लिक जो चीजें फेस कर रही होती है ना, हालांकि डिफरेंट जगहों पे जो है बाहर ममालिक में भी होते हैं, गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन हमारे यहाँ पे सॉरी टू से ऐसा होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी कौम बहैसियत हम लोग माशाल्लाह इतने कोई पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगी कि हम लोगों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हमारी अम्मा दादियां कहती है ना, भाई ये तो बहुत ही ढीठ है, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढीठ है। हमारी खुशियां भी हो तो हम उसको भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। अपनी परेशानियों को, मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी परेशानियों पर हंस रहे होते हैं, मतलब क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप दुखी होके, परेशान होके उसको सुना रहे होंगे तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो सामने वाले को हंसते हंसते, मुस्कुराते, सुबह में मुस्कुराते परेशानियां डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आसिफ भाई की जानिब बढ़ते हैं। आसिफ भाई ने इंतहाई तौर पर पॉजिटिव बात की, और यहाँ पर एक बात मैं भी करना चाहूंगी कि अगर आप 100 मरतबा गिरे तो 101 बार में आप उठें, दोबारा से खड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जब इस तरह से हार नहीं मानते ना तो किस्मत भी आपका साथ देती है। आसिफ भाई, टाइम क्योंकि हमारे पास कम रह गया, क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो अभी इस वक्त हालात हाजिरा में कम है या ज्यादा हुई है, जरा इस बारे में बताइए। देखिए, प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो स्टेबल है, ना कम है ना ज्यादा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये स्टेबल रहेंगी, जो मुझे उम्मीद है। ये भी ट्रैफिक की आपने बात छेड़ी, तो मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि विक्टिम तो सब है ना जी। ये जो यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा तक मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है कि आपने यूनिवर्सिटी रोड पे आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देते। वो जो बस जो जंगले में आपने चलानी है
वो आप इसी रोड पे चलाते अगर रोड बेहतर हो जाता। लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये बनने के बाद जब बस यहाँ दौड़ेगी तो बाकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? आधा शहर यूनिवर्सिटी रोड के उस साइड पे है। तो मुझे या क्या हम सारे जब भी हम बैठते हैं या जिस तरीके से लोगों का हाल है कि लोग जो है वो बहुत मुश्किल में, मतलब जब वो अपने काम पे पहुंचते हैं या काम से जब वापस जाते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल उनको इस बात पे आती है कि जो ट्रैफिक है, और पूरे शहर का ये हाल है कि ये तो वो चीजें हैं कि जिसको आपने कहा कि ढीठ हम बन गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम कराची के लोग बाशऊर लोग हैं, और अगर सिर्फ इस बात पे आपका चैनल माशाल्लाह इस शहर का एक नामी ग्रामी चैनल, अगर मैं कराची की बात करूं तो मेट्रो और कराची साथ साथ है, मैं हमेशा मेट्रो की जब बात करता हूँ तो इस चैनल को आपके प्रोग्राम में भी और बाकी भी आपके काफी लाइव जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में उसमें आवाज उठानी चाहिए कि ये तो वो चीजें हैं जो इदारे ठीक कर सकते हैं ना। इसी तरह से मैं जब अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैंने जहां पॉजिटिव बात की वहां मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूं हुकूमत को भी और इदारों को भी कि इस इंडस्ट्री के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। अगर हालात आपको भी पता है, हालात हमें भी पता है, तो जो मुश्किलात हैं हमारी इंडस्ट्री के साथ, हमारे लोगों के साथ, जो जिस किस्म की कब्जा बढ़ता जा रहा है, कब्जे की कंप्लेन है, जैसे मैंने कहा एंटी इंक्रोचमेंट को मैं हेड करता हूं आबाद में इस सेल को, तो कब्जे की शिकायतें बहुत बुरे तरीके से बढ़ी हैं पिछले 6 माह में। तो इदारों को भी, जो फोर्सेस हैं उनको भी मैं कहता हूं कि देखें ये रोजगार चलेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी। अगर रोजगार बंद हो जाएगा, अगर इतना ज्यादा किसी को प्रेशर करेंगे या इस इंडस्ट्री के लोगों को या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जमीनें हैं, अगर आए दिन कंप्लेन बढ़ती जाएंगी कब्जों की, तो लाजमी एक वक्त आएगा कि लोग दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और उसका नुकसान उस इंडिविजुअल, यानी मैं एक डेवलपर की बात करता हूं, उसको नहीं पहुंचेगा, वो फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ इस काम या कारोबार के साथ, उनको बड़ा वो जाके इफेक्ट करेगा। टेक्सटाइल का हालत आपको पता है कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से वो वैसे ही उनकी लेबर कम होती जा रही है, उनके प्लांट बंद होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल बस इसी उम्मीद के साथ शाहिद भाई, आसिफ भाई, हम सब जिंदा हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी जरूर आएगी और 2023 हम सब की जिंदगियों में खुशियां लेकर आएगा, हमारे मुल्क के लिए खुशी का साल होगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई आपका शुक्रिया, शाहिद भाई आपका शुक्रिया, शेफ सारा आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और वक्त होता है किचन की जानिब बढ़ने का, तो आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में। शेफ वजिया कहाँ तक पहुंचे हमारे फ्राई? ये हमारा धुनी हमने दे दी है इसमें, ये देखें, ठीक है, जबरदस्त। अब इसे हम बस निकाल रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन करते हैं हम नाजरीन, प्रेजेंटेशन की जानिब, जो कि मेरा फेवरेट अमल है प्रेजेंटेशन। वाओ, धुआं धुआं जो हो रहा है ना, सच में ऐसे ही लग रहा है जैसे बारबेक्यू हो रहा है हमारे साइड पे। यही तो इसकी बात। अब ये देखिए मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ, वेरी नाइस, तभी होगा फ्राई, ठीक है। वाओ, अब हम थोड़े से इसमें अदरक स्प्रिंकल कर रहे हैं, ओके, ठीक है, और ये हो गया हमारी रेडी हो गया, बिल्कुल। वाह भाई, क्योंकि कीमा बहुत जल्दी बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कीमा बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन शेफ वजिया ने और भी जल्दी से झटपट से हमें बना के दिखा दिया। और धुआं धुआं हमारे सेट पे हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लज्जत से भरपूर। शेफ वजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतने जबरदस्त फ्राई कबाब आपने हमें बनाना सिखाया। इसी खूबसूरत बात के साथ आप सबका शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि अब मैं दावत दे दूं मिस्टर ऐसे खान साहब को, जो कि हसीन तरीन हालत में हमारे सामने मौजूद हो चुके हैं। और जब ये गाना गाएंगे उसके बाद हम ब्रेक पर चले जाएंगे नाजरीन, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी।